उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग चित्र देख रहे होंगे, भारत का नक्शा दिया गया यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, जैसे है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली। ये सब के बारे में आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, नाम दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रदेशवाद का मतलब होता है अपने देश को प्रमुखता यानी महत्व देने वाला सिद्धांत या मत। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत विविधता में एकता वाला देश है, जिसमें विविध भाषा बोलने वाले, विविध धर्म, विविध जाति और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। देश में निहित विविधताएं यानी अंतर शायद ही किसी देश में देखने को मिलती होंगी। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से लोग रहते हों तब उनमें अपनत्व की यानी अपनेपन की भावना जगती है। भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, ऐतिहासिक परंपराएं आदि एक दूसरे के साथ साम्य यानी समानता, बराबरी रखने के कारण एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम अधिक मजबूत बनाता है। सांस्कृतिक विकास किसी एक जाति अथवा एक लोगों के सामूहिक प्रयत्नों यानी प्रयासों और सिद्धियों का समूह परिणाम होता है। कह रहे हैं कि भारत में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी लोग एक साथ रहते हैं मिलकर भाईचारे के तरह। यह ऐसा देश है जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग धर्म वाले लोग, अलग जाति वाले लोग और अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं। कह रहे हैं भारत में समाहित विविधताएं यानी अंतर शायद किसी देश में देखने को मिलती होंगी। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक यानी बहुत दिनों से लोग रहते हों, उनमें अपनत्व यानी अपनेपन की भावना जगती है। तब भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन जीने की तरीके, ऐतिहासिक परंपराएं आदि एक दूसरे के साथ समानता के रखने के कारण ही एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आत्मीयता यानी अपनापन, एक दूसरे के प्रति प्रेम अधिक मजबूत बनाता है। सांस्कृतिक विकास किसी एक जाति अथवा लोगों के सामूहिक प्रयत्नों और सिद्धियों का सामूहिक परिणाम यानी फल होता है। आगे पढ़ते हैं। प्रदेशवाद को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा देना या उसका प्रभाव यानी असर बढ़ने के लिए अमुक यानी खास नेता, अगुआ यानी दो लोगों के बीच में आने वाला, मध्यस्थी भी बोलते हैं उसको, या कुछ उपद्रवी यानी भड़काऊ तत्व लोगों की भावनाओं को बहकाने का कार्य करते हैं। इस तरह प्रदेश की वृत्तियों को जगाने वाले और उसे उत्तेजित यानी प्रोत्साहित करने वाले तथा बहकाने वाले तत्व देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक यानी नुकसानदायक है। व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, उसे सिद्ध करने की प्रेरणा देना आवश्यक है। अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसी भावना से प्रदेश का विकास सर्वांगी नहीं हो सकता। साथ ही यदि वह उग्र स्वरूप धारण करे तो वह अनिष्टता यानी विनाश को आमंत्रित करता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। समग्र यानी पूरे देश में हित का ध्यान रखना आवश्यक है। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा रहना चाहिए। कह रहे प्रदेशवाद को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना या उसका असर बढ़ने के लिए खास अमुक नेता, अगुआ, कुछ उपद्रवी यानी भड़काऊ तत्व लोगों की भावनाओं को बहकाने जैसे कार्य करते हैं। इस तरह प्रदेशवाद की कार्यों को जगाने वाले और उसे उत्तेजित यानी भड़काने वाले
तथा बहकाने वाले तत्व देश की राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक हैं। व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी यानी अभिलाषा रखना चाहिए, अच्छी बात है। उसे सिद्ध करने की प्रेरणा भी देना आवश्यक है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसी भावना से प्रदेश का विकास सर्वांगी नहीं हो सकता। साथ ही यदि वह उग्र यानी प्रचंड रूप धारण करे तो वह अनिष्टता यानी विनाश को आमंत्रित करता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। पूरे देश का भलाई हो, पूरे देश के हित को ध्यान में रखना जरूरी होता है। देश की स्वतंत्रता के बाद प्रदेश की तुलना में राष्ट्र का स्थान सबसे ऊंचा रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। भारतीय समाज में विदेशी लोगों और उनके संस्कृति मूल्यों का एक प्रकार का समन्वयीकरण यानी मिलाप हुआ, परंतु साथ ही साथ वे सभी लोग जिन जिन प्रदेशों में बसे और स्थायी निवास करने में से वहाँ की भूमि के लिए एक प्रकार का लगाव और प्रेम भाव पैदा हुआ, जिसे प्रदेशवाद की भावना कहते हैं। ऐसा प्रेम या भावना का होना लंबी अवधि की प्रक्रिया का परिणाम था। समय बीतने पर प्रदेशवाद की भावना से संकुचित पैदा होने लगी। प्रादेशिकता के उदय और विकास के लिए भाषा, जाति और धर्म, इन तीन तत्वों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कह रहे कि भारतीय समाज में विदेशी लोगों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रकार का मिलाप हुआ, लेकिन साथ साथ वे सभी लोग जिन जिन प्रदेशों में बसे और अस्थायी यानी निश्चित निवास करने से वहाँ के भूमि से एक प्रकार का इन्हें प्रेम हो गया, लगाव हो गया, उनमें प्रेम पैदा हुई उस भूमि के प्रति, जिसे प्रदेशवाद की भावना कहते हैं। ऐसा प्रेम या भावना का होना लंबे समय तक रुकने का, वहाँ बसने का परिणाम था। उस समय के बीतने पर प्रदेशवाद की भावना संकुचितता यानी प्रादेशिक चेतना पैदा होने लगी। प्रादेशिकता के उदय और यानी आने और विकास के लिए भाषा, जाति और धर्म, इन तत्वों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आगे पढ़ते हम लोग। आगे है भाषा। भाषावाद ने प्रादेशिकवाद को प्रोत्साहन दिया है। उत्तर भारत में हिंदी भाषा और दक्षिण भारत में अहिंदी भाषी से प्रदेशवाद की मांग तीव्र हुई है। भारत में प्रदेशवाद की उग्रता तो देश में भाषावार राज्यों की पुनर्रचना करने के लिए बने आयोग की स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन यानी बदलाव के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने के बाद के समय में देखा गया। करें भाषावाद यानी अपनी भाषा को लेकर लोगों ने प्रादेशिकवाद को बढ़ावा दिया है। उत्तर भारत में हिंदी भाषा और दक्षिण भारत में अहिंदी भाषा यानी हिंदी न बोलने वाले प्रदेश की मांग बहुत तेज हुई, जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है। भारत में प्रदेशवाद की उग्रता यानी प्रचंडता तो देश भर में भाषा के अनुसार राज्यों की फिर से रचना करने के लिए बने आयोग की स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सिफारिशों के अनुसार कुछ बदलाव के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने के बाद के समय में देखा गया। आगे पढ़ते धर्म और जाति। भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। कुछ राज्यों में किसी एक ही कौम के बहुसंख्यक लोग अपना धर्म पालन करते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल आदि के रीति रिवाज, जीवन शैली, व्यवसाय में विविधता यानी अंतर रही है। आसाम में बोडो जाति के लोग अपने अलग अलग प्रदेश के लिए उग्र आंदोलन चला रहे हैं। वहाँ उल्फा उग्रवादी भी सक्रिय यानी कार्यशील है। प्रदेशवाद के कारण पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ।
इसी तरह बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड जैसे राज्यों की रचना हुई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग हो रही है। इस तरह से एक ही प्रदेश में बहुमत वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग करें, अपने प्रदेश का विकास करें और लाभ प्राप्ति के लिए आंदोलन करें तो वह देश के हित में नहीं है। करें भारत में अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसे भी जो एक ही धर्म, एक ही जात के बहुत संख्या में लोग हैं और अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल आदि के रीति रिवाज, जीवन जीने का तरीका, व्यवसाय में अंतर रही है। आसाम में बोडो जाति के लोग अपने अलग प्रदेश के लिए प्रचंड आंदोलन, क्रांति चला रहे हैं। वहाँ उल्फा उग्रवादी भी कार्यशील है। प्रदेशवाद के कारण पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हो गया। इसी तरह बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। अभी के समय में महाराष्ट्र में से विदर्भ राज्य बनाने की मांग चल रही है। इस तरह से एक ही प्रदेश में बहुमत यानी अधिक मत वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग करेंगे तो अपने प्रदेश का विकास करेंगे और लाभ प्राप्ति के लिए आंदोलन करेंगे तो देश के हित में नहीं है, देश का भलाई इससे होने वाला नहीं है। आगे है, भारत के संविधान में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। राज्य की पुनर्रचना के समय प्रादेशिक भावना की अपेक्षा समग्र देश के राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए। करे भारत के संविधान यानी कानून में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी बिना किसी धर्म के, सभी धर्म एक समान, कोई धर्म के पक्ष में न हो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। राज्य की फिर से रचना के समय प्रादेशिक भावना की अपेक्षा यानी तुलना में पूरे देश की राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय यानी फैसला लेना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रादेशिक असमानता यानी प्रदेशों में अलग अलग असमानता है। समानता एक समान सभी प्रदेश नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विदेशी शासकों ने जहां आर्थिक लाभ न प्राप्त हो वहां ऐसे विकासात्मक कार्य नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप ऐसे में प्रादेशिक असमानता विकसित हुई। करे विदेशी जो शासक थे यहाँ पर शासन के भारत में, तो जहाँ पर उन्हें आर्थिक रूप से लाभ नहीं हो सकता था वहाँ पे उन्होंने विकास के कोई कार्य नहीं किए उस प्रदेश में, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेशों में असमानता दिखाई देती है। सभी प्रदेश एक समान नहीं है। आगे पढ़ते हैं, भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की रचना की। उसका मुख्य उद्देश्य यानी लक्ष्य अलग अलग प्रदेशों का आर्थिक सहित अन्य क्षेत्रों में संतुलित विकास करना था। प्रदेशवाद के दबाव, राजनीतिक कारणों से विकास योजनाएं अपने प्रदेश में ले जाने की खींचतान, विकास के स्रोत, मजदूरी आदि अनेक परिबल यानी कारण उसमें भूमिका यानी रोल निभाते रहे। इससे संतुलित विकास के मामले में असमानता दिखाई देती है। करें जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की रचना की गई। उसका मुख्य उद्देश्य था कि अलग अलग प्रदेशों का आर्थिक सहित अन्य क्षेत्रों में अच्छी तरह से उसका विकास कर सके, लेकिन सबको अपने अपने प्रदेश की प्रगति के कारण राजनीतिक कारणों से विकास योजनाएं अपने अपने प्रदेश में ले जाने की खींचतान, विकास के ये स्रोत यानी आधार
मजदूरी आदि उनके कारण उसमें भूमिका निभाते रहे। इससे संतुलित यानी अच्छी तरह विकास के मामले में असमानता यानी अंतर दिखाई देती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह देश में विकसित, मध्यम विकसित और अल्प विकसित राज्य देखने को मिलते हैं। कुछ राज्यों में आंतरिक प्रादेशिक विकास में भी असमानता यानी अंतर देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र विकसित कक्षा में है, परंतु विदर्भ और मराठवाड़ जैसे क्षेत्र पिछड़े हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में रायलसीमा तथा तेलंगाना राज्य के कुछ क्षेत्र अल्प यानी बहुत कम विकसित हैं। कई राज्य कृषि विकास में तो कई औद्योगिक विकास में विशेष आगे हैं। इस तरह राज्यों के बीच असमानता यानी अंतर के लिए अनेक कारण देखने को मिलते हैं। उनमें से प्रदेशवाद का जन्म होता है। दो पड़ोसी राज्य भारत के हो तो भी सीमा जमीन के संबंध में विवाद यानी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य के बीच तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों की सीमा के संबंध में भूमि यानी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है यानी लड़ाई झगड़े चल रहे करे। इस तरह से हर प्रदेश अपने अपने प्रदेश का विकास चाहता है। तो इस तरह देश में विकसित कुछ विकसित प्रदेश है, कुछ कम विकसित है, कुछ बिल्कुल बहुत ही कम अल्प यानी बहुत ही थोड़े विकसित राज्य देखने को मिलते हैं। कुछ राज्यों में के आंतरिक प्रादेशिक विकास में अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे करें महाराष्ट्र विकसित प्रदेश है, उसकी कक्षा में उसके अंदर आने वाले विदर्भ और मराठवाड़ जैसे क्षेत्र पिछड़े हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में रायलसीमा तथा तेलंगाना राज्य के कुछ क्षेत्र बहुत ही कम विकास किए हैं। कई राज्य कृषि के क्षेत्र में तो कई राज्य औद्योगिक क्षेत्र में विकास विशेष रूप से खास रूप से किए हैं और आगे हैं इस क्षेत्र में। इस तरह राज्यों के बीच अंतर दिखाई देने के कारण उनमें प्रदेशवाद का जन्म होता है। जो दो पड़ोसी राज्य भारत के ही क्यों न हो, लेकिन सीमा जमीन के संबंध में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके बीच में। उदाहरण के लिए करें कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच तथा पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच सीमा के संबंध में जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े यानी विवाद चल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, किसी प्रदेश की भूमि पर जल वितरण और खनिज जल, औद्योगिक कच्चा माल और कृषि क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार लाभ स्वयं को मिले, ऐसी संकुचित यानी सिमटी हुई मनोवृत्ति यानी सोच कई जगहों पर दृष्टिगोचर यानी दिखाई देती है। इस प्रदेशवाद या प्रादेशिक संकुचित भावना के क्षुद्र यानी बहुत ही छोटे स्वार्थ या महत्वाकांक्षी यानी अभिलाषा के कारण राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाती है यानी नुकसान पहुंचाती है। देश स्वतंत्र होने के पश्चात प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा है। उसे स्वीकार कर राष्ट्रीय भावना का विकास कर राष्ट्र की गरिमा यानी गौरव स्थान ऊंचा बना रहे, ऐसे उपाय करने चाहिए। करें किसी प्रदेश की जमीन पर जल वितरण यानी फैला हुआ और खनिज जल, औद्योगिक कच्चा माल और किसी कृषि क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार लाभ स्वयं को मिले, फायदा स्वयं को मिले, ऐसी छोटी सोच वाले कई जगहों पर दिखाई देते हैं। इस प्रदेशवाद या प्रादेशिक संकुचित यानी छोटी सोच जैसी भावना के छोटे स्वार्थ और इच्छा के कारण राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाती है। देश स्वतंत्र होने के बाद भारत में प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊंचा है और उसे मानकर राष्ट्रीय भावना का विकास कर
राष्ट्र की गौरव को ऊंचा स्थान दे और ऊंचा स्थान उसका बना रहे, ऐसे उपाय करने चाहिए। आगे पढ़ते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में विकास किस तरह हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने अंतिम आधी सदी में टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में जो सिद्धियां यानी सफलता प्राप्त की है, वह अति विकसित देशों की बराबरी कर सकने जैसी है, ऐसा कह सकते हैं। मर्यादित और अल्प साधन, साक्षरता की कम मात्रा में परिप्रेक्ष्य में भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय माना जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करने वाले महानुभावों और विविध विद्वान वैज्ञानिकों जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सी.वी. रामन तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र के सर एम विश्वेश्वरैया, साम वित्रोड़ा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले ई.सी. धरन तथा ऐसे अन्य वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट आदि के योगदान यानी सहयोग उल्लेखनीय माने जाते हैं। ऐसे प्रवृत्तियों की संस्थाएं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो तथा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सहित अन्य संस्थाएं गिनी जा सकती हैं। भारतीय महिलाओं का भी इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान यानी सहयोग रहा है, जो निम्नलिखित है। करें कि विश्व के अन्य विकासशील जो विकसित देश हैं, विकास कर रहे हैं, उनके बराबरी में भारत ने अंतिम आधी सदी में टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है, वो बहुत ज़्यादा विकसित करने वाले देश के बराबर में है, ऐसा कर सकते हैं। और कम मर्यादित यानी सीमित और कम साधन, साक्षरता की मात्रा कम होने के कारण भारत का विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय माना जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करने वाले जो बड़े बड़े नेता थे और विविध अलग अलग विद्वान वैज्ञानिक जैसे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सी.वी. रामन तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर एम विश्वेश्वरैया, साम पित्रोड़ा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे तथा मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को सफल बनाने वाले ई.सी. धरन तथा ऐसे अनेक वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट आदि के सहयोग उल्लेखनीय माने जाते हैं। और ऐसी प्रवृत्तियों की संस्थाएं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो तथा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सहित अनेक संस्थाएं गिनी जा सकती हैं। और इस क्षेत्र में भारत की महिलाओं का भी योगदान है और उनके बारे में दिया गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान जो है, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है कुछ लोगों का, उनके बारे में पढ़ते हैं। जानकी अम्मा, वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया। असीमा चटर्जी, रसायन शास्त्र। डॉक्टर इंदिरा आहूजा, चिकित्सा विज्ञान। शकुंतला देवी, गणित शास्त्र में मानव संगणक। 5वां नंबर कल्पना चावला, अवकाश क्षेत्र में। 6ठा सुनीता विलियम्स, अवकाश क्षेत्र में। ये महिलाओं ने टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में अपना सहयोग
दी हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त विविध क्षेत्रों में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है और इन्होंने राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। करें कि इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है और इन्होंने राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय यानी प्रशंसनीय योगदान यानी सहयोग दिया है। आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय अनाज के लिए परावलंबी यानी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले अपने देश में आज़ादी के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर भी कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्वावलंबन यानी अपने ऊपर आश्रित होने जैसे महत्वपूर्ण सिद्धि यानी गौरव मानी जा सकती है। बहुलक्षीय बांध बनाने के लिए जलाशय, नहर, जल संचय के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र में कार्यरत टेक्नोलॉजी का उपयोग तथा कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से सतत यानी लगातार होने वाले संशोधनों यानी खोजों का भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करें कि स्वतंत्रता के बाद समय में अनाज के लिए भारत के लोग दूसरों पर आश्रित रहने वाले अपने देश में आज़ादी के बाद जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने पर भी कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति यानी कि उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत स्वावलंबी जैसे अपने ऊपर आश्रित होने जैसे महत्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त की, ऐसा माना जा सकता है। बहुलक्षीय बांध बनाने के लिए जलाशय यानी तालाब, नहर, जल संचय यानी जल को इकट्ठा करने जैसे कार्यों के अलावा कृषि वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में कार्यरत टेक्नोलॉजी का उपयोग तथा कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से लगातार होने वाले खोजों का भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आगे पढ़ते हैं। परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी का शांतिमय यानी अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएं और प्रयोगशालाओं का उल्लेख करना पड़ेगा। भाभा परमाणु क्षेत्र संशोधन उपरांत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोक्रेटों के संयुक्त पुरुषार्थ यानी अथक मेहनत द्वारा बनाए गए परमाणु केंद्रों द्वारा ऊर्जा यानी शक्ति की मांग को पूरा करने में हम सफल रहे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए राजस्थान के पोखरण में 2 बार किए गए अणु परीक्षण को समस्त यानी पूरे विश्व को ध्यान में लेना पड़ा। सबके पूरे विश्व के नज़र में भारत आया। करें परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी को शांतिमय ढंग से उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएं और प्रयोगशालाओं का उल्लेख यानी उनका चर्चा करना पड़ेगा। भारत परमाणु क्षेत्र संशोधन के बाद वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोक्रेटों के संयुक्त पुरुषार्थ यानी उनके सभी के मेहनत के द्वारा बनाए गए परमाणु केंद्रों द्वारा ऊर्जा की मांग को पूरा करने में हम सफल रहे, कामयाब रहे। और इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए राजस्थान के पोखरण में 2 बार किए गए अणु परीक्षण से भारत पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। भारत सबके नज़र में आ गया। आगे पढ़ते हैं। अवकाश संशोधन क्षेत्र में भारत ने बाह्य अवकाश में उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट यानी खास प्रकार के यान GSLV जिसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और अंत में मंगल ग्रह पर पहुंचने का अभियान तथा क्रमशः आर्यभट्ट 1975, भास्कर 1989, रोहिणी 1989 तथा PSLV पोलर सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल उपग्रह छोड़ने से संपूर्ण स्वावलंबन यानी पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित एक अद्वितीय उपलब्धि यानी सिद्धि मानी जाएगी। करें आकाश के संशोधन क्षेत्र में भारत ने ब्रह्मांड अवकाश में उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट यानी खास प्रकार के यान GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और अंत में मंगल ग्रह पर पहुंचने का अभियान तथा क्रमशः आर्यभट्ट 1975, भास्कर 1979, रोहिणी 1979 तथा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रह छोड़ने से पूरी तरह से अपने ऊपर आधारित एक अद्वितीय उपलब्धि यानी सिद्धि भारत की मानी जाएगी। आगे पढ़ते हैं। इस सिद्धि के लिए भारत की संस्था इसरो की भूमिका उल्लेखनीय रहेगी। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिक के उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलते हैं। संदेश व्यवहार के क्षेत्र में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल, ट्विटर और कंप्यूटर व्हाट्सएप द्वारा भारत विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों की पंक्ति यानी लाइन में आ गया है। प्रशासनिक तंत्र में बढ़ता उपयोग परोक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा कार्बन क्रेडिट देने में सफल रहा है। करें भारत की ये उपलब्धि, भारत की संस्था इसरो की भूमिका उल्लेखनीय है। इतना ही नहीं, विश्व के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिक का भी योगदान उल्लेखनीय है। और इतना ही नहीं, विश्व कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिकों का उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलते हैं। संदेश व्यवहार के क्षेत्र में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल, ट्विटर और कंप्यूटर व्हाट्सएप द्वारा भारत विश्व के दूसरे प्रगतिशील देशों की लाइन में आ गया है, उनके बराबर में खड़ा है। प्रशासनिक तंत्र में बढ़ता उपयोग परोक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा कार्बन क्रेडिट देने में भी कामयाब रहा है भारत। आगे पढ़ते हैं। उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और उनमें हो रहे सतत यानी लगातार संशोधन और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण डिजिटल इंडिया और मेक इंडिया के नारे विश्वविख्यात यानी प्रसिद्ध विश्व में हो गए हैं। समुद्री संशोधन क्षेत्र में विकास के प्रयास, मानव संसाधनों के उत्तम प्रयोग के प्रयास, मार्ग और बंदरगाहों का विकास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जीवन का सर्वांगीण यानी हर तरह से विकास के लिए हो रहे प्रयास सीमा चिन्ह रूप है। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का पहल है, घोतक है यानी पहल है। करें उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और उनमें हो रहे लगातार संशोधन यानी बदलाव और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण डिजिटल इंडिया और मेक इंडिया के नारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए हैं। समुद्री संशोधन क्षेत्र में विकास का प्रयास, मानव संसाधनों के उत्तम उपयोगों के प्रयास, मार्गों और बंदरगाहों का विकास यानी प्रगति तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जीवन का हर तरह से विकास हो, इसके लिए प्रयास सीमा चिन्ह के रूप में है। UN राष्ट्र द्वारा 21 जून का दिन
विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत के उज्जवल भविष्य का पहल है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता